हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 7। इससे पहले ऑलरेडी हमने 6 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखोई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। सवाल है, कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखोई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखोई त्यौहार उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। इसके अलावा ध्यान में रखिएगा कि नुआखोई त्यौहार गणेश चतुर्थी के उत्सव के ठीक एक दिन बाद मनाया जाता है और नुआखोई एक फसल उत्सव है जो नए धान का स्वागत करने के लिए यहाँ पे मनाया जाता है। इसका ऑप्शन सी है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। सवाल है, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है, अर्थात यहाँ पे सही आंसर होगा सी ऑप्शन पूर्णिया। बाकी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला क्या है। ऐसे ही आगे भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो जब भी पूछे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो बताइएगा कैमूर। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कैमूर। वहीं बात करें न्यूनतम साक्षरता दर वाला, ठीक है, तो ये तो हमने बता ही दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया। वहीं बात करें हम न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर के बारे में, तो न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर जो है वो मधेपुरा में देखने को मिलता है, मधेपुरा। ठीक है। वहीं बात करें हम न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर के बारे में, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर देखने को मिलता है यहाँ भी पूर्णिया में ही। वहीं बात करें न्यूनतम महिला साक्षरता दर के बारे में, तो ये देखने को मिलता है सहरसा। ठीक है, सहरसा। वहीं पर बात करें थोड़ा सा न्यूनतम लिंगानुपात किसी जिला में देखने को मिलता है, तो इसका भी आंसर होगा मुंगेर। ठीक है, जो कि यहाँ पे 876 देखने को मिलता है सेक्स रेशियो। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। यहाँ पे कर सकते हैं कि 1000 पुरुषों पर कितना महिलाएं हैं, 876, जो कि बिहार में सबसे न्यूनतम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सवाल है कि बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी कि कहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या जो है वो देखने को मिलता है अनुसूचित जनजाति लोगों का। ठीक है, तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो देखने को मिलता है परसेंटेज में, ठीक है, तो वो देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा परसेंटेज में है ये। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन में है औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, शिवहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, औरंगाबाद। बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है औरंगाबाद। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, एक्चुअली में यहाँ पे क्या जो परसेंटेज नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर कर लीजिए शिवहर। ठीक है, शिवहर इसका सही आंसर होगा। बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो जिला है, न्यूनतम जिला है वो न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों का जो जिला है वो है शिवहर है। अगर परसेंटेज जो पूछा जाए तब औरंगाबाद आंसर होगा इसका। ठीक है, अगर परसेंटेज जो पूछा जाए तब इसका आंसर औरंगाबाद होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो होगा शिवहर। अगर परसेंटेज पूछ लिया जाए कि न्यूनतम परसेंटेज कहाँ देखने को मिलता है, किस जिला में, तब आंसर होगा औरंगाबाद। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे सिंपल सा कि श्री जयवर्धनापुरा कोटे निम्नलिखित में से
किस देश की वैधानिक राजधानी है? भूटान, श्रीलंका या मालदीव? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनापुरे कोटे। भूटान की राजधानी है थिम्पू। मालदीव की राजधानी है माले। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल सिंपल सा है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जीवाश्म ईंधन, जो कि एक गैर नवीकरणीय करणीय स्रोत का उदाहरण है, या फिर कह सकते हैं ये अनवीकरणीय साधन है जीवाश्म ईंधन। जबकि यहाँ पे नवीकरणीय साधन कौन है? यहाँ पे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? सिंपल सा सवाल है कि दक्षिण त्रिपुरा से निकलती है और बांग्लादेश में पहुंचती है। ये बताना है वो कौन सी नदी है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या बना रही है? सीमा बनाती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी नदी है? सुरमा नदी है, कावेरी नदी है या फेनी नदी है? तो कावेरी नदी के बारे में तो बिल्कुल आप कहेंगे ये नहीं हो सकता। दो ही ऑप्शन है आपके पास, सुरमा नदी और एक फेनी नदी। तो इसका सही आंसर होगा फेनी नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण त्रिपुरा जिला से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली फेनी नदी भारत और बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती हैं। भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाली मैत्री पुल जो है वो इसी फेनी नदी पर बनाया गया है, जो कि 1.9 किलोमीटर लंबा है। कितना? 1.9 किलोमीटर। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सिंपल सा सवाल है कि चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? सवाल है कि चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना यहाँ पे, ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा? ये देखने को मिलेगा बांग्लादेश में, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बताना है यहाँ पे बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताना है कौन सा कथन यहाँ पे असत्य गलत है। पहला है कि बिहार में कुल 38 जिले हैं। बी ऑप्शन में है बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार शिवहर है, जबकि जनसंख्या के अनुसार शेखपुरा है। सी ऑप्शन में दिया है बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार पटना है, जबकि जनसंख्या के अनुसार पश्चिम चंपारण है। बताना एक से अधिक यहाँ पे कथन असत्य है या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे बात करें पहला कथन के बारे में। पहला कथन दिया है कि बिहार में कुल 38 जिले हैं, जो कि बिल्कुल कथन यहाँ पे सही दिख रहा है। ठीक है, ये कथन सही है कि बिहार में कुल 38 जिले हैं। ठीक है, बी कह रहा है कि बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो शिवहर है। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पे क्या है? सही है। ठीक है, कि बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो शिवहर है, जबकि जनसंख्या के अनुसार देखें तो शेखपुरा है। ये कथन बिल्कुल सही है। ध्यान रखना है आपको कि बिहार का सबसे छोटा जिला अगर बात करें क्षेत्रफल के अनुसार तो वो शिवहर है, लेकिन जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो सबसे छोटा जिला है शेखपुरा। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ सही है, पहला कथन सही है। सी कथन के बारे में बात करें, दिया है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो ये पटना है। तो ये पटना नहीं है, ये कौन सा है? पश्चिम चंपारण है। जबकि जनसंख्या के अनुसार बात करें तो पश्चिम चंपारण नहीं है, ये पटना है। ठीक है, यानी कि कथन को यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिम चंपारण है, जबकि जनसंख्या के अनुसार पटना है, जो कि कथन थोड़ा सा उल्टा करके लिखा गया है। तो ये कथन यहीं पे गलत है और पूछा है कौन सा सत्य है, तो सी कथन ही यहाँ पे असत्य हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बाकी पहला कथन बिल्कुल सही है कि बिहार में कुल 38 जिले हैं और बिहार का सबसे छोटा जिला बात करें क्षेत्रफल के अनुसार तो ये शिवहर है, जबकि जनसंख्या के अनुसार शेखपुरा है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए सिंपल सा सवाल है कि मेरियाना गर्त में स्थित है, यानी कि कहाँ पे स्थित है? ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है और जिसे हम लोग चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है ये। और इसकी जो गहराई है वो है 11,022 मीटर। ठीक है, लगभग 11 किलोमीटर आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ऑप्शन, प्रशांत महासागर। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है
निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक निकाय है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक निकाय है? ऑप्शन है CAG कैग, या फिर NHRC, या फिर UPSC, या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि NHRC एक विधिक निकाय है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। और इसके अलावा इसमें यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि NHRC का कई कई फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। N फोर होता है नेशनल, H फोर होता है ह्यूमन, R फोर होता है राइट, और C फोर कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है, अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि NHRC अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, और इसका स्थापना कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 को। कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था इसका स्थापना। ठीक है, तो याद रखना है आपको यहाँ पे। और इसके जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल होता है, या तो अधिकतम 70 साल तक की आयु तक इसका होता है। ठीक है, 3 साल या 70 वर्ष जो भी पहले हो। NHRC का एक खासियत ये होता है कि ध्यान रखना होता है, या रख सकते हैं कि NHRC में कि मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को जो होते हैं उसे उसे मतलब कह सकते हैं NHRC को उसे दंड देने का अधिकार नहीं होता है या नहीं रखता है, और न ही पीड़ित को किसी प्रकार की सहायता प्रदान कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बनास नदी की एक सहायक नदी है, बताना है बनास नदी किसकी एक सहायक नदी है? चंबल का, सिंधु का, या ब्रह्मपुत्र का, या इनमें से कोई नहीं होगा, या एक से अधिक होगा। तो ध्यान रखिएगा, बनास नदी चंबल की एक सहायक नदी है, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बनास नदी चंबल की एक सहायक नदी है। और चंबल नदी के बारे में बात करें थोड़ा सा कि चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो चंबल नदी की सहायक नदियों में से एक है आपका काली सिंध, बनास, पार्वती, छिपरा, खारी। ये सभी नामों को याद रखिएगा। ठीक है, वही बात करें चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश के मऊ एक जगह है जिसका एक पहाड़ी का नाम है जनापाव। ठीक है, क्या नाम है पहाड़ी का? जनापाव। ठीक है, तो यहीं से ही निकलती है जो कि मऊ में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा मऊ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला है स्थल मंडल, जो कि इसका बता रहा है कि ये 2 बड़े क्षेत्रों को जोड़ने वाला भूमि का एक संकरा भाग है। वहीं कह रहा है द्वीपपुंज के बारे में कि द्वीपों की एक श्रृंखला है। और बरखान के बारे में कह रहा है कि समुद्र की ओर एक कर्मिक दल वाली भूमि की एक पट्टी है। बताना इससे अधिक यहाँ पे सुमेलित नहीं है या फिर कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बरखान जो है ये सही मैच नहीं किया हुआ है। ठीक है, बरखान के बारे में याद रखिएगा कि बरखान एक बालू स्तूप है, और इसकी आकृति जो होती है वो अर्धचंद्राकार होती है। बरखान का निर्माण जो होता है वो मरुस्थल में होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी यहाँ पे ए और बी बिल्कुल कथन सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? घास के मैदान से, या बादलों के प्रकार से, या घाटियों से, या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा ये सभी घास के मैदान से संबंधित है, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। वहीं बात करें कि वेल्ड के बारे में, तो वेल्ड ये जो घास का मैदान है ये दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, जबकि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। और वहीं पंपास के बारे में बात करें तो ये पंपास कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा। दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना में वैसे देखने को मिलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, सवाल है जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा सवाल है कि जादूगोड़ा यूरेनियम खदान जो है वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये झारखंड में स्थित है। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड में राज्य में स्थित है।
ये भी ध्यान रखिएगा कि जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है आपको कि जादूगोड़ा जो है वो भारत का पहला यूरेनियम खदान भी है। वहीं बात करें कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है, तो ये है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान का नाम याद रखना है कि ये पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है यूरेनियम का। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? सवाल है, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र, ब्यास, कृष्णा या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और श्रीशैलम बांध अगर बात करें तो किस राज्य में है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, वैसे इसका निर्माण किया गया था 1960 से लेकर के 81 के बीच में किया गया था। लंबा प्रोसेस चला था इसका स्थापना करने में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सवाल है, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब मध्य प्रदेश में देखेंगे कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे धूपगढ़ है और ऊपर में देखेंगे यहाँ पे विंध्या है। ऐसी के बीच से यहाँ पे निकलती नर्मदा, नीचे से निकलती है ताप्ती नदी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा सवाल से पूछा जा रहा है आपसे कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, कर्नाटक में, केरल में या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। झुमिंग, रोका, लदांग या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। आसान सा सवाल है, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और आसान भी होते हैं। ठीक है, अगर एक बार पढ़ें तो कभी भूलेंगे नहीं। ध्यान रखना है कि झुमिंग भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। ठीक है, और झुमिंग या स्थानांतरित कृषि जो है ये सबसे प्राचीन पद्धति भी है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक, ये झूमिंग क्या है, तो ध्यान रखना है कि झूमिंग के तहत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ कर दिया जाता है, फिर उस खेत पर कृषि की जाती है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को हम लोग क्या कहते हैं? कर्तन एवं दहन प्रणाली भी कहते हैं, या कहीं कहीं से पैडी पद्धति भी कहा जाता है। तो अलग अलग देखोगे जगह पर अलग अलग चीज़ इसे नाम से जाना जाता है। जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य में झूमिंग या झूम कहा जाता है, वहीं मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में दीपा या बेवर कहा जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेड़ा कहा जाता है। इस तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बोला जाता है इसे। ठीक है, वहीं देखेंगे तो पश्चिमी घाट में कुमारी से कहते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में प्रथम जूट कारखाना 1855 में ऑकलैंड द्वारा कलकत्ता के निकट रिसरा में स्थापित किया गया था, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये शायद TRE 3 हुआ था, उसमें भी पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, वहीं बात करें थोड़ा सा कि वर्ष 1947 के देश विभाजन से लगभग 80% जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात जो भी वर्तमान में हमारा बांग्लादेश है में चला गया तथा अधिकांश जूट मिले भारत में रह गया। और बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया जिला में होता है, ये आपको जरूर याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और इस टेस्ट का अंतिम सवाल भी लेते हैं। सवाल है, कर्क रेखा खालिस्तान के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा हम जानते हैं कि 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। राठौर राज्य का नाम क्रम से याद होना चाहिए। ठीक है, जिसे अगर बात करें शुरुआत में गुजरात में प्रवेश करती हैं, गुजरात से फिर राजस्थान का हल्का सा बाउंड्री टच करते हुए निकलती हैं
ठीक है, मध्य प्रदेश पहुँचती है, मध्य प्रदेश के बाद फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी देखेंगे तो झारखंड, झारखंड से फिर पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश होते हुए देखेंगे त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए निकल जाती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हरियाणा का नाम नहीं आया, गुजरात और मध्य प्रदेश का नाम आया है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुनिएगा हमने क्या कहा। गुजरात में प्रवेश करती हैं, राजस्थान का बाउंड्री टच करते हुए आगे निकलते हुए देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश में जाती है, मध्य प्रदेश में जाने के बाद ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, उसके बाद फिर ये झारखंड में प्रवेश करती है, झारखंड के बाद ये प्रवेश करती है सीधे जा करके बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ये बांग्लादेश में जाती है, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश और फिर त्रिपुरा और फिर ये मिजोरम होते हुए निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हरियाणा नहीं होगा, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा इस तरह का वीडियो पाने के लिए। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।